नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र प्रजापति आप सभी का सामान्य अध्ययन के इस महासागर में हार्दिक स्वागत करता हूं। भारतीय संविधान के इस अति महत्वपूर्ण श्रृंखला में आज हम लोग निर्वाचन आयोग के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों को सिलसिलेवार टॉपिक वाइज पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। तो इसके पहले हम लोगों ने संविधान के बहुत सारे प्रावधानों को बारी बारी से समझा। अब हम लोग अंतिम पड़ाव की तरफ पहुंच रहे हैं। इसी के बाद कुछ और प्रावधान हम पढ़ेंगे, उसके बाद ये हमारा संविधान पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो ये हम बहुत ही ऑथेंटिक किताबों से और बहुत ही खोजबीन करके विश्लेषण करके हमने प्रश्नों को तैयार किया है, जो सभी परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाएं चाहे सिविल सर्विसेज की हों या फिर किसी अन्य प्रकार की सरकारी नौकरी के लिए, सबके लिए समान रूप से उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अन्य सिविल सर्विसेज के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग निर्वाचन आयोग को सिलसिलेवार करते हैं। संविधान के किस भाग में निर्वाचन संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो ये भाग 15 में किया गया है। भाग 15 में निर्वाचन संबंधी प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 का तक या ए तक जो है निर्वाचन संबंधी प्रावधान है। अब ये 324 याद रखना, क्योंकि 324 जो अनुच्छेद है ये निर्वाचन आयोग के बारे में प्रावधान करता है। तो ज़्यादातर प्रश्न यहीं से बनते हैं, 324 सीधे याद रखना। और भाग 14 में क्या है देखते हैं। ये संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाओं का प्रावधान है। इसमें अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 तक इसी में है। जो है जितने भी राज्यों के लोक सेवा आयोग है और यूपीएससी है, उसका प्रावधान भाग 14 में किया गया है। और भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है, जो अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक है। इसमें एससी, एसटी, ओबीसी और आंग्ल भारतीय समुदाय जैसे विशेष वर्ग हैं, इनसे संबंधित प्रावधान किया गया है भाग 16 में। और भाग 17 जो है राजभाषा का प्रावधान है, इसमें अनुच्छेद 343 से 351 तक। दूसरा प्रश्न, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई? तो निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई। ठीक है, क्योंकि जो है 25 जनवरी को इस आयोग की स्थापना की गई, इसलिए 2011 से जो है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। भारत की निर्वाचन प्रणाली ब्रिटेन की निर्वाचन प्रणाली के समरूप है। हमारी निर्वाचन प्रणाली किसके समरूप है? अब प्रश्न ऐसे आएगा कि भारत की निर्वाचन प्रणाली किससे संबंधित है? यूएसए, ब्रिटेन, कनाडा, रूस। तो हमारा ब्रिटेन से। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया, इसीलिए प्रत्येक 25 जनवरी को मतदाता दिवस यानी 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि अनुच्छेद 324 में इसका प्रावधान है। ठीक, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग की संरचना एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा कुछ अन्य निर्वाचन आयुक्तों से होगी, जिनकी संख्या राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। तो इस समय ये बिल्कुल कथन सही है। भारत में इस समय एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और इसके साथ साथ में 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। ठीक है, अब वो देखते हैं हम लोग कौन कौन हैं, देख लीजिए। इसमें ये हैं हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जो कि सुशील अरोड़ा साहब हैं। सुशील अरोड़ा ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं भारत के इस समय। ठीक है, और दूसरे हैं 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त, जो सुशील चंद्र हैं ये, और अशोक लवासा हैं। ये जो है भारत के निर्वाचन आयुक्त हैं। ठीक है, तो हम लोग प्रश्न तीसरे की तरफ थे। तो अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग की संरचना एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा कुछ अन्य निर्वाचन आयुक्तों से होगी, जिसकी संख्या राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। दूसरा है, सभी चुनाव आयुक्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त सहित की नियुक्ति राष्ट्रपति संसद द्वारा निर्मित विधि के अनुसार करेगा। यानी इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते हैं। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से इनको हटाया जा सकता है। तो ये दोनों सही हैं, 1 और 2 दोनों सही हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्तियां व उनके वेतन भत्ते एक समान हैं। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आते हैं कि इन दोनों
कि वेतन भत्तों में असमानता है, तो बिल्कुल नहीं। इन दोनों के वेतन भत्ते उतने ही हैं जितने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के हैं। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बराबर ही इनके वेतन निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। और इनकी शक्तियां भी तीनों के बराबर होते हैं, चाहे वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो या दो अन्य निर्वाचन आयुक्त हो, इसमें समानता होती। उनके कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो निर्धारित। अब यहाँ पे जो है इसमें गड़बड़ी है, तो ये गलत है, तो केवल एक सही होगा। इसमें देख लेते हैं हम लोग कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जबकि अन्य दो निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु जो पहले हो, ठीक है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए 65 वर्ष या 6 वर्ष है और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के लिए 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष है, ठीक। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील अरोड़ा हैं जो कि 2 दिसंबर 2018 से मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं, और अशोक लवासा और सुशील चंद्र क्या हैं, अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, ठीक। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है, तो उसे राष्ट्रपति नहीं हटा सकता है सीधे, भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं हटा सकते हैं। उस प्रक्रिया द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होती है। मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया जो अनुच्छेद 124(4) के तहत दी गई है, उसी प्रक्रिया के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें वही प्रावधान है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटाने के लिए अनुच्छेद 124(4) के तहत विहित प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जा सकता है। इसके अलावा अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को तो हटाने के लिए बिल्कुल जो है विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है दोनों सदनों से, ठीक है। लेकिन अन्य निर्वाचन आयुक्तों को हटाने के लिए वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श से कौन हटा सकता है, राष्ट्रपति हटा सकता है, ठीक है। ये लोग राष्ट्रपति को त्यागपत्र भी दे सकते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति को त्यागपत्र भी दे सकते हैं। तो प्रश्न यहाँ पे ऐसे आ सकता है कि निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं, तो उसमें प्रश्न दे सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, राष्ट्रपति के समक्ष, प्रधानमंत्री के समक्ष, लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष, तो वो त्यागपत्र देते हैं राष्ट्रपति के समक्ष, ठीक है। भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं, अब निर्वाचन आयोग के क्या कार्य हैं, तो चुनाव की अधिसूचना जारी करना। देखिए नोटिफिकेशन जो है चुनाव का वो ये नहीं जारी करता है। अगर लोकसभा का चुनाव है तो कौन जारी करेगा, राष्ट्रपति करेगा, और विधानसभाओं के चुनाव है, विधानमंडल में किसी इसका चुनाव है तो राज्यपाल अधिसूचना जारी करता है, ठीक है। तो ये गलत होगा, निर्वाचन आयोग का ये कार्य नहीं है। बाकी सब निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। क्या क्या, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना। देखिए परिसीमन करना, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन का मतलब होता है कि सीटों को घटाना बढ़ाना, ठीक है, और सीटों में रिजर्वेशन करना, ये सब परिसीमन आयोग का काम होता है। तो ये परिसीमन आयोग का काम निर्वाचन आयोग करता है। मतदाता सूची तैयार करना, ये भी निर्वाचन आयोग का कार्य है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, ठीक है, और चुनाव चिन्ह आवंटित करना। इसके अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद सदस्यों तथा विधानमंडल सदस्यों का निर्वाचन कराना, ठीक। तो इन सब का निर्वाचन कराना भी निर्वाचन आयोग का काम होता है। तो पहला छोड़ करके 2, 3, 4, 5, 6 ये सब सही हैं। यहाँ प्रावधान देख लेते हैं। चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है। विधानमंडल चुनावों के केस में अधिसूचना राज्यपाल जारी करता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त अन्य कार्य और हैं चुनाव आयोग के, क्या है, संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देना। हमने पढ़ा था पीछे राष्ट्रपति की शक्तियों में कि संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में राष्ट्रपति परामर्श किससे लेता है, मुख्य चुनाव आयुक्त से, चुनाव आयुक्तों से परामर्श लेता है। और विधानमंडल सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देता है चुनाव आयोग, ठीक है। और आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करता है चुनाव आयोग। और उपचुनाव करवाना तथा धांधली की स्थिति में निर्वाचन रद्द करना। उपचुनाव कब होते हैं, जब किसी कारणवश किसी की सीट रिक्त हो जाए तो वहाँ पर उपचुनाव कराए जाते हैं, या फिर चुनाव के समय कोई धांधली हो जाए तो ऐसा मतलब पता चलने पर निर्वाचन आयोग चुनाव को रद्द कर देता है। निर्वाचन आयुक्त को शपथ कौन दिलाता है, तो देखिए यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट लिखा हुआ है कि इसको शपथ कोई नहीं दिलाता है, क्योंकि यहाँ पर शपथ का कोई प्रावधान नहीं है। तो यहाँ कन्फ्यूजन मत होना, राष्ट्रपति नहीं दिलाता है, ना मुख्य निर्वाचन आयोग दिलाता है, ना ही CJI दिलाता है, बल्कि इसके लिए शपथ का कोई प्रावधान नहीं है। तीनों जो सदस्य हैं उसके आयुक्त हैं तीनों, उनको किसी को भी शपथ का और प्रतिज्ञान का प्रावधान नहीं है। चुनाव आयुक्त पद के लिए योग्यता तथा शपथ का प्रावधान, योग्यता का भी प्रावधान नहीं है कि जो है उसकी आयु इतनी होनी चाहिए मिनिमम, ये सब कोई प्रावधान नहीं है, ठीक। चुनाव सुधार से संबंधित समितियों पर विचार कीजिए।
तो अब यहाँ पे प्रश्न अक्सर आते हैं, इन चारों के नाम आप ध्यान रखिए। ये सब चुनाव सुधार से संबंधित समितियाँ हैं, ठीक है। इनका सीरियल लगाने के लिए भी आ सकता है, या फिर इन तीनों में इनमें से कोई एक नाम दे देगा और 3 अन्य नाम दे देंगे, फिर कहेगा कौन चुनाव सुधार से संबंधित समिति में सदस्य मतलब समिति है, और फिर या तो फिर इन तीनों के नाम दे देगा और किसी अन्य का नाम दे देगा, ठीक है। तो याद रखना, वी एन तारकुंडे 1980 में गठित की गई थी ये समिति। दिनेश गोस्वामी समिति 1990 में गठित की गई थी। के संथानम समिति उसके बाद गठित की गई थी, और इंद्रजीत गुप्ता समिति सबसे बाद में 1998 में गठित की गई। तो ये चारों चुनाव सुधार से संबंधित समिति हैं। मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना तथा चुनाव आयोग के बहुसदस्यीय बनाए जाने की प्रमुख सिफारिशों को किस समिति ने सुझाया। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा अंदर जाके पूछ लिया, तो इसने क्या क्या प्रावधान किए होंगे। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष मताधिकार की आयु करने का सुझाव दिया, बहुसदस्यीय चुनाव आयोग बनाए जाने की सिफारिश की। तो ये किया है तारकुंडे समिति ने। जो पहली समिति थी तारकुंडे समिति, उसने सिफारिश क्या की कि जो है चुनाव की जो मताधिकार की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया जाए, ठीक है। तो 61वें, अब यहाँ प्रश्न ऐसे भी आता है, कौन से संविधान संशोधन जो है वो निर्वाचकों की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। तो 61वां संविधान संशोधन 1988 का है। 61वां संविधान संशोधन 1988 ताराकुंडे समिति के सुझाव के आधार पर जो है ये संशोधन लाया गया था। तो इसे 28 मार्च 1989 से मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो प्रश्न ऐसे आएगा कि मताधिकार की आयु किस वर्ष घटाई गई, तो 1989 के वर्ष में। लेकिन अधिनियम कब आया था, 1988 में आया था। कौन सा अधिनियम, 61वां। और किस समिति की सिफारिश पर, तारकुंडे समिति की सिफारिश पर, ठीक है। 1980 में आई थी तारकुंडे समिति। सर्वप्रथम 9वीं लोकसभा 1989 के चुनाव में ये प्रावधान लागू किया गया। तो प्रश्न यहाँ पर ऐसे भी आ सकता है कि सबसे पहले कौन से लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की आयु 18 वर्ष रखी गई, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष रखी गई। तो ये 9वीं लोकसभा चुनाव में 1989 में, ठीक। संसद द्वारा अब तक कितने परिसीमन आयोगों का गठन किया जा चुका है, तो संसद द्वारा अब तक 4 परिसीमन आयोगों का गठन किया जा चुका है, ठीक है। ये है 1952 में, 1963 में, 1973 में और फिर बाद में 2002 में किया गया। तो देखिए ये परिसीमन आयोग का कुछ फंडा आप याद रखिए, बस याद रखेंगे। ये परिसीमन आयोग तब गठित किया जाता है जब उससे मतलब गठित होने से पहले तत्काल जो है जनगणना के आंकड़े आ गए हों। तो 1951 में जनगणना के आंकड़े आए होंगे तो 52 में गठित किया गया। फिर 1961 में जनगणना के आंकड़े आए होंगे तो 1962 छोड़ 1963 में गठित किया गया। कुछ किताबों में 1962 मिलता है, ठीक। और उसके बाद में फिर 1971 की जनगणना जो 10 वर्ष बाद आती है, 1971 की जनगणना के बाद 1973 में गठित किया गया, और 2001 की जनगणना के बाद 2002 में गठित किया गया। अब ये आपके दिमाग में आएगा कि बीच में गैप क्यों रहा। 1973 के बाद जो है जनगणना के आंकड़े आए होंगे 1981 के, तो 82-83 में गठित नहीं हुआ। फिर उसके बाद में 1991 में जनगणना के आंकड़े आए होंगे तो 91 के बाद 92-93 में नहीं गठित किया गया। तो ये 2 बार क्यों नहीं गठित किया गया, तो इसके पीछे लॉजिक ये दिया गया कि जो है अभी 1973 का जो मतलब जो इसका परिसीमन है उसी को माना जाएगा 2026 तक का, ठीक है। तो इसलिए ये ऐसा किया गया। अंतिम परिसीमन जो कि चतुर्थ परिसीमन 2002 था, इसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह, चूँकि ये अभी लेटेस्ट परिसीमन आयोग बना था जिसकी सिफारिशें 2008 से लागू की गई हैं, ठीक है। तो ये न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह इसके अध्यक्ष थे। भारत में मताधिकार एवं निर्वाचित होने का अधिकार, मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार, यानी कि कोई जो है सदस्य किसी सदन का सदस्य बनना चाहता है, निर्वाचित होना चाहता है, तो उसका अधिकार और मत देने का अधिकार, ये दोनों कैसे अधिकार हैं, तो ये विधिक या वैधानिक अधिकार है। मूल अधिकार नहीं है, ना ही नैसर्गिक अधिकार है, ना ही संवैधानिक अधिकार है। एक ऐसा अधिकार है, विधिक अधिकार है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत भारत में मताधिकार तथा निर्वाचित होने का अधिकार मिलता है, ठीक है। कहाँ से मिलता है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने भी मताधिकार को वैधानिक अधिकार घोषित किया है, ठीक।
चुनाव संबंधित दिनेश गोस्वामी समिति, हमने देखा था दूसरी समिति किसकी थी, दिनेश गोस्वामी समिति थी। इसकी सिफारिश पर विचार कीजिए, इसने कौन कौन सी सिफारिश की थी। तो मतदान में ईवीएम का प्रयोग, ये सिफारिश की थी। लोकसभा चुनाव में सरकारी निधियन, यानी लोकसभा चुनाव कैसे कराया जाए, सरकारी धन से कराया जाए, ये किसने कहा था, दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी, सुझाव दिया था। और मतदाताओं को फोटो युक्त पहचान पत्र उपलब्ध कराना, तो आज फोटो युक्त पहचान पत्र हम लोगों को ईपिक मिलता है ना, ठीक, ईपिक ही तो कहते हैं उसको। तो ये किस समिति की सिफारिश से, दिनेश गोस्वामी समिति, तो बहुत इंपॉर्टेंट समिति है। उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित करना, तो ये जो है इसने नहीं कहा था, ये संथानम समिति की जो है सिफारिश थी। तो बाकी तीनों सही हैं, 1, 2, 3। और उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित करने वाली समिति संथानम समिति, ठीक, तो याद रखना। निम्न में से किस लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था। देखिए यहाँ पर एक लोकसभा ऐसी भी रही है भारत में जिसका कार्यकाल 5 वर्ष ना होकर 6 वर्ष था, लेकिन वो क्यों हुआ था तो देख लेते हैं। ये 5वीं लोकसभा थी। तो 5वीं लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल लागू किए जाने के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी द्वारा 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर राष्ट्रीय आपात की स्थिति लागू हो जाती है भारत में तो लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। एक बार में अगर अधिक समय तक आपातकाल लागू हुआ है तो फिर हर प्रत्येक वर्ष 1 साल के लिए, अनिश्चित काल के लिए, मतलब 1 साल बढ़ाया, फिर अगर आपातकाल ख़त्म नहीं हुआ तो फिर अगले साल मतलब फिर बढ़ाया गया, तो ऐसे बढ़ाया जा सकता है, काफ़ी लंबा खींचा जा सकता है। लेकिन आपातकाल के जो है ख़त्म होते ही 6 माह के अंदर जो है ये व्यवस्था ख़त्म करनी होगी, ठीक। 6 माह के अंदर निर्वाचन कराना अनिवार्य हो जाएगा। किसी निर्वाचित सदस्य का स्थान यदि आकस्मिक कारणों से रिक्त हो जाता है तो कितने समय में उपचुनाव कराना अनिवार्य है। मतलब उपचुनाव कब होता है, जब कोई स्थान किसी का रिक्त हो जाता है किसी कारणवश, जैसे मृत्यु हो जाए सदस्य की, त्यागपत्र दे दिया हो सदस्य ने, या फिर उसकी अयोग्यता सिद्ध हो गई हो, ठीक है। तो ऐसे समय में उसकी सीट रिक्त हो जाती है, तो उस रिक्त सीट को भरने के लिए 6 माह के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है, ठीक। तो यह ध्यान रखना। किसी सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र या निर्हता के कारण रिक्त हुए स्थान को भरने के लिए 6 माह के भीतर निर्वाचन आयोग को उपचुनाव कराना अनिवार्य है। 17वीं लोकसभा निर्वाचन में लगभग कितने प्रतिशत वोट डाले गए। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न, अभी ऐसे पुराने प्रश्न आए हैं लेकिन इसको हमने लेटेस्ट किया है। तो 17वीं लोकसभा जो 2019 में निर्वाचन हुआ था तो उसमें 67.4% मतदाताओं ने मतदान किया था। और उस समय वोटर कितने पंजीकृत थे, लगभग 912 मिलियन वोटर थे, मतदाता थे, जिसमें 67.4% लोगों ने मतदान किया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये सेशन ख़त्म होता है। और अगर चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियोज़ को दोस्तों तक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।